आज हम पढ़ेंगे सॉइल साइंस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हमें पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ, यानी कि एक तो कि एवोल्यूशन कैसे हुआ अर्थ का और अर्थ को डिवाइड कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। और फिर इसके बाद जानेंगे हम कि कॉम्पोजिशन क्या है अर्थ की। तो देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि अर्थ की एवोल्यूशन में सबसे पहले स्टार्टिंग करना पड़ेगा हमें जीरो से, यानी कि अर्थ बनी कैसे। तो अर्थ और यूनिवर्स पूरा एक बना था बिग ब्लास्ट से, यानी बिग बैंग से बना था। एक ब्लास्ट से बना था जिससे काफ़ी सारे पीसेस स्पेस में फैल गए थे। वो सारे पीसेस जब धीमे धीमे कंबाइन होने लगे तो उन्होंने प्लैनेट्स बना लिए। जब ब्लास्ट हुआ था तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो काफ़ी सारे प्रोटॉन एंड काफ़ी सारे न्यूट्रॉन्स फ्री घूम रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जब मिला तो उन्होंने बना दिया एक हाइड्रोजन, ठीक है। और जब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिले तो उन्होंने बना दिया हीलियम। फिर क्या हुआ, जब ये हीलियम और हाइड्रोजन बन गए तो फिर इनमें रिपल्शन चालू हो गई। हीट की वजह से ये बन तो गए, हीट की वजह से पास पास आ गए और बन गए, लेकिन बनने के बाद इनमें रिपल्शन चालू हुई। तो रिपल्शन चालू हुई तो दूर दूर हुई, हीट कम होने लगी। हीट कम होने लगी तो जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन होने लगा। टेम्परेचर जब कम होता गया तो उसके बाद में धीमे धीमे अर्थ एक एज अ प्लेनेट और वाटर के इवोल्यूशन में भी आगे आने लगी। तो उस टाइम पे जब बिग बैंग हुआ था तो अर्थ का टेम्परेचर था 180 करोड़, यानी 180 सीआर डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो यही मैंने देखो यहाँ लिखा है ना, अवेलेबल ऑन लार्ज स्केल पे अवेलेबल थे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन ने बनाया हाइड्रोजन, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन ने बनाया हीलियम, ठीक है। हीट मेड देम यानी कि हीट ने उनको बनाया और उसके बाद देन दे रिपेल्ड एंड बिकम्स कूल डाउन। उन्होंने और फिर आपस में रिपल्शन के वजह से वो दूर दूर चले गए। फिर क्या हुआ, जब रिपल्जन हुई और ठंडा होने लगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या करा, उनको पास खींचा और प्लैनेट्स बनाना शुरू कर दिया। उन जितने भी पार्टिकल्स थे उनको पास खींचा और प्लैनेट्स बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब एक और होती है नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नेब्यूलर हाइपोथेसिस ने क्या बताया कि एक नेब्यूला है, एक स्मोकी क्लाउड है स्पेस में, उसमें से रिंग्स छटती हैं। जैसे जैसे वो साइड से ठंडा होता जाता है तो रिंग्स छट जाती हैं, ठीक है, रिंग्स निकल जाती हैं। तो वो रिंग्स कूल डाउन होते 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 प्लैनेट्स फॉर्मेशन कर लेती है और अपनी रिंग को छोड़ देती है। जितने भी रिंग के पार्टिकल हैं उन सभी को छोड़ देती है। लेकिन सैटर्न जो है वो पूरी तरह, अब इसी के हिसाब से ये कहा जाता है कि सैटर्न जो है वो प्रॉपरली प्लेनेट नहीं बन पाया था। उसकी रिंग आज भी है और अभी भी वो प्लेनेट बन ही रहा है। तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी सैटर्न में ही आने वाले हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने यहाँ तक तो नेबुला की बता दी कि प्लैनेट्स कैसे बने। अब जो सन की बात थी तो इन्होंने क्या कहा था कि ये जो मतलब जितना इसमें से छठिया रिंग की तरफ वो अलग है, लेकिन जो रह गया ना बीच का पोर्शन, ग्लोई पोर्शन रह गया जिसमें से लाइट एमिट हो रही है, हीट एमिट हो रही है, वो पोर्शन अभी भी सन है और वो प्लेनेट बनने की कगार पर है। ये नेबुलर हाइपोथेसिस थी, ठीक। अब उसके बाद आ जाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ स्फीयर, यानी कि अर्थ का जो स्फीयर है, यानी ये अर्थ बटी कितने पोर्शन में है और कैसे बटी हुई है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो क्लासिकल फॉर्म था, यानी कि पहले के जमाने में तीन तरीके से अर्थ को बांट के उन्होंने निपटा दिया कि चलो तीन तरीके से बांट दे रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते नहीं है। तो तीन तरीके से बांट के इन्होंने काम खत्म किया। सबसे पहले उन्होंने बांटा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि लैंड का एरिया, एल से याद कर सकते हो, एल लिथोस्फीयर एल लैंड, ठीक है, लिथोस्फीयर में बांट दिया। फिर उसके बाद उन्होंने हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो यानी कि हम हाइड्रो जो वर्ड है उसको हम यूज करते हैं वाटर के लिए, तो जो वाटर का पोर्शन है वो सभी इन्होंने कर दिया हाइड्रोस्फीयर में। और एटमो यानी कि एयर, ठीक, तो एयर वाला जो पोर्शन था वो एटमोस्फियर में इन्होंने कर दिया। अब के जमाने में जो एटमोस्फियर है उसको भी कई सारे पोर्शन में बांट रखा है। तो ये जो है ये मॉडर्न डिवीजन ऑफ अर्थ के हिसाब में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, यानी ऊपर से लेकर के फिर नीचे, ऊपर कर करके फिर नीचे की तरफ आते जाएंगे। तो ये एटमॉस्फेयर समझो क्या होता है, द एनवलप दैट कवर्स बोथ लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखो पानी कहाँ है, पानी 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 कहाँ है, पानी है अर्थ पे, ठीक है। और जमीन कहाँ है, वो भी अर्थ पे। तो अर्थ और पानी ऐसे ही तो रहते हैं, जैसे समुद्र का तट है, आप बीच को इमेजिन करो, बीच पे पानी और लैंड मिलते हैं ना आपस में, लैंड और वाटर मिलता है ना आपस में। तो मान लो यही एक जंक्शन है, पर इसके ऊपर वो वाटर के ऊपर भी एटमॉस्फेयर है और लैंड के ऊपर भी एटमॉस्फेयर है। तो यही यहाँ चीज रखी है, ये एक
एक एनवलप है, यानी कि एक लिफाफा है जिसमें लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो बादल और जो धुंध है ये सभी इसी में पाई जाती है, यानी कि हवा का जो रीजन है वो एटमॉस्फेयर होता है, इसमें ज्यादा नहीं जानना, तो लॉजिकल बात है। ठीक है, और ये काफी सारी गैसेस से मिलकर बना होता है, जिसमें नाइट्रोजन होती है वो होती है 78% और ऑक्सीजन होती है 21%, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सेदार है वो नाइट्रोजन है और उससे कम जो हिस्सेदार है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, और अदर गैसेस जो भी हैं वो 1% के अंडर सिमट जाती हैं। ठीक, उसके बाद इसमें वाटर पेपर भी पाए जाते हैं, और एटमॉस्फेयर जहां है वहां लाइफ सपोर्ट होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर है वही लाइफ को सपोर्ट करने वाला होता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइफ सपोर्ट नहीं हो सकती, वहां लाइफ हो ही नहीं सकती। जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं जहां तक हमने देखा है जिन पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 मोर रीजन्स। अब ये 4 और रीजन्स में डिवाइडेड होता है। अब इनके नाम याद कर लो, और नाम याद कर लो बस, वही काफी है। और टेम्परेचर वेरिएशन समझ लो कि टेम्परेचर का क्या वेरिएशन रहने वाला होता है। देखो, सबसे पहले होता है टोपोस्फियर। टोपोस्फियर यहाँ से लेकर के 15 से लेकर के जी नहीं, ये होता है लगभग 11 किलोमीटर की रेंज में होता है ये। ठीक है, 11 किलोमीटर की रेंज में ये हमें मिल जाता है। इसके ऊपर जाओगे तो वो होता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में वो जो आपने सुना होगा ओजोन लेयर, तो स्ट्रेटोस्फियर में जो है वो ओजोन लेयर पाई जाती है। यानी कि टोपोस्फियर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जहां हम रह रहे हैं, जितने एरिया तक हमारे रहना सूटेबल है उतनी एरिया को हम टोपोस्फियर कहते हैं। उसके ऊपर जो आता है वो है स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें होती है O3 की लेयर, यानी कि क्या कहते हैं उसको, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर उसमें प्रेजेंट होती है। उसके ऊपर होता है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड भी पाई जाती है, और यहाँ टेम्परेचर काफी ठंडा होता है। सबसे ज्यादा ठंडा टेम्परेचर -2 से -92 तक टेम्परेचर यहीं पहुंच जाता है। ठीक, स्ट्रेटोस्फियर में -56 टू -2 तक रहता है। ठीक है, और यहाँ पे 15 टू -56 रहता है। अब थर्मोस्फियर में, थर्मोस्फियर यानी कि यहाँ हीट हो जाती है, और थर्मोस्फियर को हम आयोनोस्फियर भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हीट की वजह से अब मीजोस्फियर के बाद एकदम से टेम्परेचर वहां राइज हो जाता है, क्योंकि हम बाहर चले जाते हैं। वहां अर्थ के जो यूवी रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं, उस एब्जॉर्प्शन की वजह से वहां हीट ज्यादा बन जाती है। तो थर्मोस्फियर में ऑक्सीजन और ओ यानी कि नॉर्मल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम्स पाए जाते हैं सेपरेटली, और नाइट्रस ऑक्साइड पाई जाती है। यहाँ टेम्परेचर 1200 तक चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयंस बिछी होती हैं। जब हीट ज्यादा होगी तो वहां आयंस ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, जहां एनर्जी होगी वहां आयंस भी होंगी। तो सबसे सिंपल यही था। मैं आपको बता दूं, पहले आप ऐसे करो। पहला तो आपका वो था, आपको टोपोस्फियर था। टोपोस्फियर के बाद में आपको क्या करना था, टोपोस्फियर फिर स्ट्रेटोस्फियर। टोपोस्फियर, टोपो, स्ट्रेटो, मीजो और आयनो, मीजो या थर्मो, इस तरीके से आप इसको याद कर लो ऊपर से नीचे तक। और ज्यादा इसमें जानकारी करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये लगना है इसके 4 पार्ट्स होते हैं बस। और थर्मोस्फियर को माइनोस्फियर भी कहते हैं। अब आ जाओ हाइड्रोस्फियर। अब हम आ गए अर्थ में, पानी में, यानी कि हम ऊपर स्पेस से गिरे और पानी में हम गिर गए। पानी में गिरने के बाद अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो जो मेजरली सी और ओशियन होते हैं ना, वो हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, यानी कि पानी का जो वाटर सोर्स होते हैं वो सभी हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। ठीक है, इट कवर्स नियरली 70% ऑफ अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस का 70% इन्हीं से कवर होता है। एवरेज डेप्थ इनकी क्या होती है, देखो सी वगैरह की जो गहराई होती है वो लगभग 4 किलोमीटर तक होती है एवरेज, और मैक्सिमम 9.6 हो जाती है। यानी मरीना ट्रेंच नाम से एक गड्ढा है अपने ओशियन में, वो मरीना ट्रेंच में वहां पर 9.6 किलोमीटर का 9.6 किलोमीटर का गड्ढा है, वो इतना गहरा है अंदर अर्थ में। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना पानी यहाँ अवेलेबल है अर्थ पे, उतना वॉल्यूम वाटर का वो 15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम है, यानी कि 15 गुना है जितना अर्थ की वॉल्यूम है, लैंड वॉल्यूम है, जितनी जमीन की वॉल्यूम है, रहने लायक जमीन की जो वॉल्यूम है उसका 15 गुना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, और ये कंटेन्स लॉट ऑफ मिनरल डिसॉल्व्ड इन इट, यानी कि इसमें काफी सारे मिनरल्स पहले से ही डिसॉल्व्ड पाए जाते हैं।
ठीक है। मिनरल कंटेंट ऑफ वाटर इज अबाउट 3.5%, यानी मिनरल इसमें लगभग वाटर में 3.5% के मिनरल्स पाए जाते हैं। सी वाटर हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी देन लैंड वाटर। अब जो पानी हमारे इस पे पाया जाता है अर्थ पे, ऊपर लैंड एरिया में जो पाया जाता है, उससे जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो हाई होती है, यानी कि इसमें नमक मिला होता है, इसलिए इसकी क्या कहते हैं डेंसिटी हाई होती है, इसलिए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हाई हो जाती है। ठीक, अब आ जाता है लैंड का एरिया। लैंड में होता है लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर यानी कि हम अपने लैंड की बात कर रहे हैं, यानी अर्थ क्रस्ट की बात, अर्थ की सरफेस की बात कर रहे हैं, जहां पर हम रह रहे हैं वो लिथोस्फीयर में आता है। ठीक है, अब लिथोस्फीयर है उसको तीन में बांटा हुआ है। अब जैसे ये अर्थ है ना अपनी, ये अर्थ है, अगर हम अर्थ को काटें, जैसे ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ, और हमने इसको काटा और अब हम इसको यूं करके देख रहे हैं, उसकी रिंग्स देख रहे हैं कि रिंग्स कैसी कैसी हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली रिंग्स है ना, जो सबसे ऊपर वाली रिंग है वो होगी क्रस्ट, और उसके नीचे वाली जो लेयर है उसको कहते हैं हम मेंटल, और जो अंदर का एरिया है उसको हम कहते हैं कोर। अब देखो, जो सबसे अंदर आता है वो है कोर, यानी कि जो ये सरफेस है और सबसे अंदर का सरफेस है उसके बीच में डिफरेंस जो है वो 3500 किलोमीटर लगभग अंदर जाकर कोर स्टार्ट हो जाता है अर्थ का। ठीक, उसके बाद मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर, यानी अर्थ के सरफेस से हम 2900 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो मेंटल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद जब हम क्रस्ट की बात करते हैं, क्रस्ट 5 से लेकर के 56 किलोमीटर, यानी 5 से लेकर 56 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। ठीक है, अब साइंटिस्ट किस में इंटरेस्टेड हैं? क्रस्ट में, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे और हम रहते हैं वो सब चीजें क्रस्ट के ऊपर होती हैं, और उसके नीचे तो मेंटल कोर ये सब तक हमारा कोई रिलेशन ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो क्रस्ट की जो गहराई है वो नॉर्मली होती है 5 से 11 किलोमीटर चौड़ाई, मतलब क्रस्ट की चौड़ाई लगभग 5 से 11 किलोमीटर तक होती है, और इसमें अगर ओशियन की बात करें तो वो 35 से 56 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये कट गया क्या? एक सेकंड, ऊपर है। ये रहा, यहाँ पे देखो, वो लिख नहीं पाया या गड़बड़ हो गया। कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट की क्या कॉम्पोजिशन है। जो अर्थ क्रस्ट है वो मिनरल मैटर से बना हुआ होता है, यानी मिनरल्स पाए जाते हैं इस क्रस्ट में। ऑल्दो 106 एलिमेंट वैसे तो पाए जाते हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो 106 पाए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में देख लेना 108 होते हैं शायद, हाँ, तो वही 106 एलिमेंट्स तो पाए जाते हैं अर्थ की क्रस्ट में। ठीक है, और अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, और ये एक टेबल है, इसको याद कर लेना और थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कौन सा सबसे ज्यादा और कौन सा सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी मोस्ट अबंडेंट मेटल, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। उसके बाद है सिलिकॉन, सिलिकॉन भी हमारे अर्थ में मोस्ट अबंडेंट में सेकंड नंबर पे आता है, यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसमें सेकंड नंबर पे आता है। फिर आता है एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और अदर्स होते हैं 8% के लगभग। अब उस अदर्स में भी जो सोडियम और पोटेशियम है वो 3% पाए जाते हैं। तो 106 एलिमेंट्स आर नोन, यानी कि हमें पता ही 106 एलिमेंट हैं मेनली। ठीक है, 8 आर सिग्निफिकेंटली अबेंडेंट, यानी कि 8 कम, जितने भी 8 लगभग हमारी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जिनकी वैल्यू हम अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब सिग्निफिकेंटली ये कहा जाता है कि हाँ लगभग ये ज्यादा प्रेजेंट हैं, मोस्ट अबेंडेंट में आ जाते हैं। ठीक है, एज ए टू कंस्टिट्यूट 98.6, यानी कि जो 8 एलिमेंट हैं वो मिनरल मैटर का 98.6% बना देते हैं अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, 16 किलोमीटर तक ये पाए जाते हैं, अप टू 16 किलोमीटर तक ये मिनरल्स पाए जाते हैं। 2 एलिमेंट अगर मोर अबंडेंटली आर नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। तो जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ना एलिमेंट्स वो नॉन मेटल हैं, वो है ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। तो इतना ही था इस चैप्टर में, तो ये मैंने आपको बता दिया। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में लिख देना, सॉल्व करा दिया जाएगा और समझा दिया जाएगा पूरा का पूरा। इसको नोट करते रहना, मैंने जल्दी जल्दी आपको समझा दिया ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय।